नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नेट अज्योर्स पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एमपी सेट का हमारा एग्ज़ाम है जो अभी दिसंबर में हुआ था। उसके आंसर की आ चुकी है, आप उस आंसर की चेक कर सकते हैं। और जो आज हम उसका जो हमारा पेपर हुआ था एमपी सेट का, उसका जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर अच्छे से हम देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं जो एमपी सेट का हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस पर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम बताइए। जो हमारी कहानियां हैं उनको भाई क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है दुलाई वाली, कानों में कंगना, ईदगाह और एक टोकरी भर मिट्टी। तो 1907 में जो है दुलाई वाली कहानी, कानों में कंगना 1913, ईदगाह 1933 और जो एक टोकरी भर मिट्टी है भाई 1901, ठीक है, 1901। तो अब हम इनको देख लेंगे। सबसे पहले है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, कानों में कंगना और ईदगाह। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी, ठीक है भाई। आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक निम्नलिखित में से कौन है। परिंदे जो कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है, ठीक है भाई, उस सब ने बताया कि ये कहानी है। तो नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले जो आलोचक है वो कौन थे, तो नामवर सिंह, ठीक है, आंसर बी, नामवर सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस कहानी में चंपिया नामक पात्र है। लाल पान की बेगम, राजा निर्बंशिया, तीसरी कसम, अपना अपना भाग्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा लाल पान की बेगम। चंपिया नामक जो पात्र है भाई वो लाल पान की बेगम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों में सम्मिलित कीजिए। पात्र है हमारी कहानियों के, उनको मिलान करना है। सुधीर है, किसका है भाई, पिता कहानी का। धुनीराम, करीमुद्दीन, देखिए करीमुद्दीन किस में है, तो परिंदे कहानी में। अनिता किस में है, तो राही में। और जो धुनीराम है वो तीसरी कसम में। तो जो इसका राइट आंसर होगा पहले का क्या है, बी, पहले का बी भाई इन दो आंसर में है। तो अब एलिमिनेट करेंगे हम इनको। एलिमिनेट करने के बाद देखते हैं, और जो धुनीराम है दूसरे का सी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी आंसर, ठीक है। तीसरा जो है करीमुद्दीन वो है परिंदे, डी। चौथे का ए, अनिता राही। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कब है, तो भाई 1915। और जो उस कहानी की पृष्ठभूमि है वो हमसे पूछी गई है कि जो उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है भाई, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका दृश्य इसमें दिखाया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो वर्णन है, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को भाई आराम से पढ़ना। पहले हमसे पूछा गया कि सत्य नहीं है। प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी उनके सोजे वतन में संग्रह में प्रकाशित होती है। अगला है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी एकमात्र कहानी है। अगला है, राजा निर्बंशिया कहानी में दोहरित कथा शिल्प का प्रयोग हुआ है। अगला है, शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह कोशिका गढ़वाल 1958 में प्रकाशित होता है। तो जो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो उसने कहा था कहानी है भाई, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एकमात्र कहानी नहीं है भाई। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, ठीक है, इनकी कहानी है। तो एकमात्र जो है, कई क्वेश्चन है जिसमें एकमात्र, केवल, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी है। और उसके बाद है जो प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी वो किस में प्रकाशित होती है, सोजे वतन में, ये बिल्कुल सही है।
राजा निर्वंश कहानी में दोहरे कथा शिल्प का प्रयोग किया गया है भाई। शेखर जोशी का जो पहला कहानी संग्रह है वो है कोशिका गठवार 1958 में प्रकाशित होता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जो है आगे की गैंग्रीन कहानी मनोविज्ञान के धरातल पर गहरे बैठ कर लिखी गई कहानी है। अगला है, जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। जो आगे की कहानी है वही गैंग्रीन, ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक के धरातल पर गहरे बैठ कर लिखी गई कहानी है। और अगला जो हमारा है, जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। तो इसके जो दोनों ही हैं हमारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 जो हैं दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की कथा वस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में प्रकाशित होती है, ठीक है भाई, 1904। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी जो बात है वो इसकी कथा वस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं रखती है। ऑप्शन ए है चंद्रदेव की पूजा, ऑप्शन बी है पत्रात्मक शैली, ऑप्शन सी है व्यंग्यात्मक भाषा, ऑप्शन डी है राजनीति और अर्थनीति का चित्रण। तो भाई जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्रदेव की पूजा इसमें कहीं नहीं की गई भाई। पत्रात्मक शैली में बिल्कुल इसका वर्णन किया गया है, व्यंग्य इसमें किया गया है, और राजनीति और अर्थनीति का चित्रण हमें साफ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कानों में कंगना किस वर्ष प्रकाशित होती है। तो जो कानों में कंगना है भाई राधा रमण का प्रसाद, तो कानों में कंगना प्रकाशित होती है 1913 में, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। आंचलिक कथाकार कौन है, तो भाई ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसमें जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और कृष्णा सोबती और फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनको आंचलिक कथाकार का नाम दिया गया है, इनका उपन्यास है हमारा मैला आंचल, ठीक है भाई, मैला आंचल, जो हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है। तो भाई सिंगरण, नंद, खिंगिल और दंडायन। तो इन चारों में से कौन सा पात्र नहीं है भाई, सिंगरण भी है, ठीक है, नंद भी है और जो दंडायन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, खिंगिल, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, अंधायुग नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, असत्य पूछा है। जो अंधायुग नाटक है उसकी कथा वस्तु पूर्णतः स्वकल्पित है। अगला है, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ कथा का गायन होता है। नाटक के संवाद मुक्त छंदों में है। नाटक की कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है, ठीक है। तो जो क्या है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो अंधायुग की नाटक की कथा वस्तु है वो पूर्णतः मतलब पूरी भाई स्वकल्पित नहीं है, यथार्थ भी इसमें दिखाया गया है, क्योंकि सारी की सारी उसमें जो कथा वस्तु है वो काल्पनिक नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो दृश्य परिवर्तन होते हैं भाई उनके साथ जो है कथा गायन बिल्कुल सही है। नाटक के मुक्त छंदों का प्रयोग है और जो है नाटक की कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है। 5 अंकों का एक नाटक है। आगे है, शक्ति के कारण तुम्हारी नीति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है, उसने जो तय कर दिया उस पर तुम चले क्यों नहीं। याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसका विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। तो ये हमसे पूछा है कि भाई उपयुक्त अंश निम्नलिखित में से किस नाटक से लिया गया है, ठीक है, किस नाटक से लिया गया भाई। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा एक और द्रोणाचार्य, ठीक है भाई, एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है हमारा उससे संवाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। क्या पूछा भाई, असत्य पूछा है। हिंदी में ये पहला ऑप्शन है, हिंदी में ये पहला यथार्थवादी नाटक है जो बाह्य और आंतरिक यथार्थ की अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ देखता है।
अगला है प्रस्तुत नाटक 4 अंकों में विभक्त है। उससे आगे है इस नाटक की प्रत्येक विषय वस्तु कालिदास के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन डी है इसमें बिंबों के प्रभावी नाट्य के प्रयोग के साथ साथ शब्दों की अपूर्व मितव्ययता भी है। तो जो हमारे 4 आंसर हैं, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं भाई, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, क्योंकि सीधे सीधे में पता चल रहा है कि जो आषाढ़ का एक दिन है वो 4 अंकों में विभाजित नहीं है भाई। कितने अंकों में विभाजित है वो? 3 अंकों में विभाजित नाटक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे है जय जय कलयुग राज की, जय महामोज महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की, कलय अविदा मोह मूढ़ता सबे नाश के साज की। भारत दुर्दशा का जो गीत है, ये पंक्तियां हैं, किस राग में निबद्ध है? जो हमारा भाई 18 जून को जो एग्जाम हुआ था ना, जो कैंसिल हो गया था, उसमें भी हमसे पंक्तियां देकर पूछा था कि जो भाई ये जो पंक्तियां हैं उनको मिलान करने थे हमें कि ये जो पंक्तियां हैं किस किस राग से ली गई हैं। तो इसमें राग का जिक्र किया गया है। तो जो ये हैं पंक्तियां हैं हमारी, जो शुरू होती हैं जय जय कलयुग राज की, जय महामोर महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जगमानत जाके काज की, कलय अविद्या मोह मूढ़ता सबे नाश के साज की। तो भाई इसमें क्या है जो है राग काफी इसमें अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, राग काफी का जिक्र किया गया है भाई। सॉरी भाई, इसमें राग धनासरी है राग काफी, चलो मैं बाद में बताता हूँ कमेंट करके आपको कि राग धनासरी है राग काफी है भाई। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। आगे है अंजो दीदी नाटक में पति पत्नी का संबंध निम्नलिखित में से किस पात्रों के मध्य है? जो अंजो दीदी नाटक हमारा नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आपने नेट का सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है भाई, अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो सेट के जो एग्जाम है उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, अच्छा स्कोर आप उसमें कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अंजलि इंद्र नारायण, ऑप्शन बी है अंजलि श्रीपत, ऑप्शन सी है अनिमा इंद्र नारायण, ऑप्शन डी है मुन्नी और श्रीपत। अगर आपने इनके पात्र अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा भाई। अंजलि जो है, जो अपने नाना के यहाँ रहती है, वो कहती है कि भाई इंसान जो है समय की घड़ी की सुई की तरह है। तो अंजलि और इंद्र नारायण ये दोनों पति पत्नी हैं जो हैं। और अंजलि और श्रीपत, श्रीपत जो है अंजलि का भाई होता है, अनिमा जो नीरज की पत्नी होती है, मुन्नी जो इनकी नौकरानी होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा भाई। अगला है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मएव आत्मनो तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदोचेते। तो ये पंक्तियां हैं, उसमें हमसे पूछा है उपर्युक्त अंश निम्नलिखित में से किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ये पंक्तियां कौन कहता है? तो भाई ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है भारत दुर्दैव, ऑप्शन सी है दास साहब, ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। तो जो राइट आंसर है वो है दास साहब। ठीक है भाई, दास साहब की पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है हम कुछ नहीं सुनता, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया, यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है, यदि वह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी, जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। बकरी नाटक का प्रस्तुत अंश किस अंश से लिया गया है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए कि बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल का। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है, बकरी नाटक कब प्रकाशित होता है? तो भाई ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए, कमेंट करके आप बताइए बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ऑप्शन ए है पहले अंक के दूसरे दृश्य का, दूसरे अंक के पहले दृश्य का, दूसरे अंक के दूसरे दृश्य का, दूसरे अंक के तीसरे दृश्य का। ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे तब आप जब आपने अगर नाटक अच्छे से पढ़ रखा है ना भाई, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेट में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाई। ठीक है, ऑप्शन बी, दूसरे अंक का जो पहला दृश्य है वो इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है ककड़ी वाला किस रचना का पात्र है? ककड़ी वाला किस रचना का पात्र है? तो ऑप्शन ए है आगरा बाजार, ऑप्शन बी है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी है अंजो दीदी, ऑप्शन डी है महाभोज। तो जो ककड़ी वाला है वो भाई आगरा बाजार का पात्र है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है चंद्रकला और मनोरमा किस नाटक की पात्राएं हैं? चंद्रकला और मनोरमा किस नाटक की पात्राएं हैं? तो ऑप्शन ए है सिंदूर की होली, ऑप्शन बी है महाभोज,
ऑप्शन सी है आधे अधूरे और ऑप्शन डी है ध्रुव स्वामिनी। चंद्रकला और मनोरमा का जिक्र किस में किया गया है? तो भाई सिंदूर की होली नाटक में किया गया है। ठीक है, 3 अंकों का ही नाटक है। ठीक है, अच्छा नाटक है। आगे है, जन्म दिया था माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मन्नन द्विवेदी, ऑप्शन सी चंदन द्विवेदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी मन्नन द्विवेदी इसका सही जवाब है। अगला है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो दिल्ली दरबार दर्पण है कब लगता है? तो भाई 1877 में। ठीक है, भारतीय हिंदू जी का निबंध है, 1877 में प्रकाशित होता है। ऑप्शन है, पहला है 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। ऑप्शन सी है, बीच में श्रीयुत वायसराय का गोल चबूतरा था। ऑप्शन डी है, इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। तो जो भाई अगर आपने निबंध पढ़ रखा है तो देखते आप इसको कर दोगे, क्योंकि जो ऑप्शन हमारा सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो वायसराय का चबूतरा है वो गोल ना होकर कैसा था? तो भाई चौकोर चबूतरा था, जो गोलाकार चबूतरा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, भारतवर्ष और जो एक और बात है इसमें, अगला क्वेश्चन भी हालांकि, जो 5 मील की दूरी पर जो हमारा मेला लगा था, इसमें किसका जिक्र किया गया शहर का? तो बलिया शहर है। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे होती है? निबंध के प्रारंभ में किस शहर का प्रारंभ जो उल्लेख किया गया है? तो ये भारतवर्ष उन्नति में जिसका जिक्र किया गया भाई वो बलिया नामक शहर है, उसका जिक्र किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है, उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी, मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन बी है, भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दिशा में मगन रहता है। कविता क्या है? आगे है, विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है, उत्तरा फागुनी के आसपास। ऑप्शन डी है, महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी का कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, उसका जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है, उत्तरा फागुनी के आसपास जो है राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, हमसे पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है। आगे है, जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे, यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। उपयुक्त गद्यांश किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऑप्शन बी है, कविता क्या है। ऑप्शन सी है, संस्कृति और सौंदर्य। ऑप्शन डी है, शिव मूर्ति। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई शिव मूर्ति। ठीक है, शिव मूर्ति इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मजदूरी और प्रेम जो हमारा निबंध है, शहीद सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? मजदूरी और प्रेम में कितने निबंध है? तो भाई बताइए। मजदूरी और जो संस्कृति और सौंदर्य जो मजदूरी और प्रेम है, उसमें जो हमारा राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी 6। कहीं कहीं आपको ऑप्शन जो डी हमारा 8 दिए हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अगर 6 और 8, क्योंकि एनटीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर 6 और 8 दोनों को सही उत्तर मानना था। ठीक है, अगर आपने 8 किया है तो वो भी सही है और 6 है तो सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लालित्य मीमांसा के कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा 77 का क्या होगा भाई? 3। मीमांसा कितने सूत्रों का जिक्र किया गया है? तो 3 सूत्रों का। ठीक है, अगला है उत्तरा फाल्गुनी की जो निबंध है उसमें किस ऋतु का नक्षत्र है? तो ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है बसंत, ऑप्शन डी शरद ऋतु। तो भाई किस ऋतु का जो जिक्र है वो है वर्षा ऋतु का, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। आगे है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में उल्लेख है कि तुलसीदास ने डॉट 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 को शतावध समाना का है। तो खाली रिक्त स्थान है जो उसमें क्या आएगा भाई, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कानन, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है मिथिला, ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो जो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, कानन को शतावध समाना माना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है संस्कृतियों का संगम, ऑप्शन बी है साहित्य का नया कदम, ऑप्शन सी है महिलाओं की लिखी कहानियां, ऑप्शन डी है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित जो है निबंध नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है महादेव वर्मा ने जो रेखा चित्र लिखा है ठकुरी बाबा, उसमें ठकुरी बाबा क्या है? तो भाई ऑप्शन ए है नर्तक, ऑप्शन बी है वादक, ऑप्शन सी है लेखक, ऑप्शन डी है रसिक बिरहा गायक। तो जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी, रसिक बिरहा गायक। अगला है तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया का जो आरंभ है वो किससे होता है? ऑप्शन ए है भूत प्रेत और अंधविश्वास से, ऑप्शन बी स्कूली वातावरण से, अगला समाज के उदात्त रूप से, पूजा पाठ से। 4 ऑप्शन है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूत प्रेत और अंधविश्वास से इसका प्रारंभ होता है मुर्दैया जो हमारी आत्मकथा है तुलसीराम की। अगला है प्रेमचंद घर में किस विधायक रचना है? ठीक है भाई, प्रेमचंद घर में किस विधायक रचना है? तो भाई ऑप्शन ए है आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र या डायरी। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा रचित है और ये भाई उनकी जीवनी है जो प्रेमचंद की धर्मपत्नी होती है शिवरानी, वो लिखती है इसको। ठीक है, आगे है मन्नू भंडारी के पति कौन थे? ऑप्शन ए है निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी अमरकांत। तो जो मन्नू भंडारी के पति का नाम क्या था? तो भाई ऑप्शन सी राजेंद्र यादव। ठीक है, ये हमारे नेट में लगभग आवारा मसीहा से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट ये रचना है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए शरत चंद्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी कालिदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा भाई। ठीक है, शरत चंद्र की ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित होती है? इनकी 4 आत्मकथाएं जो मेन है, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक और भूले बिसरे चित्र। तो जो ये है इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन है 1959, 1969 और 1979 और 1989, 1989। तो बसेरे से दूर या ऐसे कुछ करके है भाई। ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो इनकी रचनाएं थी। ये कब प्रकाशित होती थी भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1969 में। अगला है कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग्य कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नीम का पेड़, ऑप्शन बी पीपल का पेड़, ऑप्शन सी बबुल का पेड़ और जो ऑप्शन डी है जामुन का पेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जामुन का पेड़। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास को कितने भागों में बांट कर लिखा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 भागों में बांट कर लिखा है भाई? सॉरी,
तो किसने लिखा है भाई? ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास को उसको 4 भागों में बांटकर लिखा है। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1957। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई वो 1937। 1937 में जो है मेरी तिब्बत यात्रा प्रकाशित होती है और वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा प्रकाशित जो है की जाती है, उनकी रचना है। अगला है आज्ञाकृत अरे यायावर याद रहेगा किस विधायक की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधायक की रचना है? तो भाई ऑप्शन ए है काव्य संग्रह, ऑप्शन बी है संस्मरण, ऑप्शन सी है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी है निबंध। तो जो राइट आंसर होगा भाई वो यात्रा वृत्तांत है उनका। अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। और जो एक बूंद सहसा उछली, दो इनके यात्रा वृत्तांत है, एक अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। अगला है समाक्षर लोप का उदाहरण है विज्ञप्ति का विनती, फलाहारी फलारी, नाकटा नकटा, सूची सुई। तो हमें बताना है कि जो समान अक्षर का लोप का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका, नाकटा। नाकटा क्या होगा? नकटा। अगला क्वेश्चन है अगला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में अपश्रुति किस कारक से होता है? तो ऑप्शन है वाक्य की प्रकृति के कारण, वाक्य में अंतोदात के कारण, पद में व्यंजन आद्युदात के कारण, ऑप्शन डी है पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई वो ऑप्शन डी होगा, पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण जो है अपश्रुति जो है हमारी प्राचीन आर्य भाषा में जो अपश्रुति इसके कारण होती है कि पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और रेखता भी है। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत के भाषा के शब्द हैं। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है मिस्टर बीम्स, ऑप्शन बी डॉक्टर गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई जो डॉक्टर गिलक्राइस्ट हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर गिलक्राइस्ट। अगला है पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी जो है हमारी यूनिट फर्स्ट है जो भाषा विज्ञान, उसका क्वेश्चन है। तो वो है ऑप्शन है ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है सोरसेनी, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है पैसाची। तो जो पूर्वी हिंदी है वो भाई किससे विकसित होती है? तो अर्धमागधी से होती है, ठीक है। इसकी तीन जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी याद रखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। आगे है 95 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब से लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1965, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1963, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर 1964, ऑप्शन डी है 11 जनवरी 1963। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की जो धारा 3 है वो लागू होती है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 3। तो हमें पता होना चाहिए वाक्य के जो हैं अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो भाई 8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है हिंदी की कौन सी बोली जाटू या
हरियाणी नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है बांगरू, ऑप्शन डी है बुंदेली। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी। जो बांगरू है वो जाटू या हरियाणा नाम से जानी जाती है। अगला है, वर्तमान देवनागरी लिपि किस लिपि का परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए है आर्यन लिपि, ऑप्शन बी है कैथी लिपि, ऑप्शन सी है संस्कृत लिपि, ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। तो जो डी ऑप्शन है हमारा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, उसका परिवर्तित रूप है भाई। ठीक है, एक मिनट रुकना। अगला है, धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगने से निर्मित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कृदंत, ऑप्शन बी है तद्दित, ऑप्शन सी है तद्भव, ऑप्शन डी है तत्सम। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई वो ऑप्शन बी होगा हमारा। तद्दित प्रत्यय हैं जो शब्दों के आगे लगने से निर्मित होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तद्दित प्रत्यय। तद्भव तत्सम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, भाषा विज्ञान के हमारे जो यूनिट है उसमें लगे हुए हैं। अगला है, कर्ण कारक का उदाहरण दे। कर्ण कारक का जो है उदाहरण हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है यात्रा भोपाल से रवाना हुई है, ऑप्शन सी बी है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन सी है आपके दर्शन से लाभ हुआ, ऑप्शन डी है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो से तो भाई इनमें सब में आया है। कारक हमें पता होना चाहिए। जो 8 कारक हमारे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संप्रदान संबोधन का के की संबोधन है अरे। तो ऐसे करके जो हमारे 8 कारक लगे हैं उनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, आपके दर्शन से लाभ हुआ। ठीक है, आगे हैं, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है भाई, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी? ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 51। तो जो ऑप्शन ए हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। 84 जो है सिद्धों की संख्या मानी है। आगे है, विद्यापति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का अवलोकन कीजिए। ऑप्शन ए है विद्यापति ने संस्कृत भाषा में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ऑप्शन बी है विद्यापति दरबारी कवि नहीं थे। ऑप्शन सी है विद्यापति मिथिली निवासी थे। ऑप्शन डी है विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना वट में की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, हमें इनमें देख के बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क और ख। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, क्योंकि जो विद्यापति है उन्होंने संस्कृत में अगर कोई हटा देना तो ये सही हो जाएगा। कोई कोई ग्रंथ क्यों नहीं भाई? क्योंकि संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और विद्यापति दरबारी कवि नहीं थे, तो दरबारी कवि थे भाई शिव सिंह के। ठीक है, शिव सिंह। तो ऑप्शन जो इसमें होगा हमारा ये होगा भाई ग और ग। सही बताने हैं सही उत्तर। अगर गलत पूछे तो क और ख। तो सही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी ग और ग। ठीक है, विद्यापति मिथिला निवासी थे और उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका है वो अवट में लिखी है। और जो इनकी एक और रचना है पदावली वो मैथिली में लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कोटेशन है भाई ये भी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के प्रादुर्भाव में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो राइट आंसर होगा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कोटेशन है। अगला है, मध्यकालीन वैष्णवाचार्यों और उनके दार्शनिक विचारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत पूछा है भाई। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद। तो जो असंगत है भाई वो ऑप्शन डी है। मध्वाचार्य क्या है? तो द्वैतवाद, द्वैतवाद के जो हैं आचार्य थे, द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है,
पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीराम द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जानई, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ये पंक्तियां किस कवि के बारे में कही गई हैं? ऑप्शन ए है आलम, ऑप्शन बी है पद्माकर, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है बिहारी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, घनानंद के बारे में ये पंक्तियां कही गई हैं। अगला है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भाई कहाँ से होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बनारस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उसे अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, ये भी नोट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चनों का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मधु मुकुटधर पांडे। तो जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये कोटेशन है छायावाद की। ठीक है। आगे है, रचना और रचनाकार का मिलान करना है। विष्णुप्रिया कुंवर नारायण, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत, रश्मिरति जो है रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बताना है कि हमें कौन सी सुमिलियत नहीं है। तो इनमें कौन सी सुमिलियत नहीं है भाई? जो विष्णुप्रिया है ये सुमिलियत नहीं है भाई। वे कुंवर नारायण की ना होगी, किसकी है? तो विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, प्रेमचंद के इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष का सही आरोही क्रम में लगाना है भाई हमें। तो हमें प्रेमचंद के तो उपन्यास याद होने ही चाहिए भाई। निर्मला है, गोदान है, गबन है और प्रेमाश्रम है। ठीक है। तो सबसे पहले है प्रेमाश्रम, जो भाई कब प्रकाशित होता है? 1922 में है। निर्मला 1927 में है। ठीक है। निर्मला 1927 और जो है गोदान है 1936 भाई। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। ग, क, ग और ख। ठीक है भाई। अगला है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? तो कितने माने भाई? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो आचार्य मम्मट ने काव्य कितने प्रयोजन माने? तो भाई ऑप्शन सी का इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो है काव्य के प्रयोजन माने आचार्य मम्मट ने। आगे है, काव्य की पूर्ति अनुभूति के लिए, चलो ये है भाई पहले, रस सिद्धांत के भरत प्रवर्ती आचार्यों में किसका नाम कालक्रमानुसार सर्वप्रथम आता है? जो रस सिद्धांत के आचार्य हैं उनमें सबसे पहले किसका नाम आता है? तो भाई ऑप्शन ए है शंकुक, ऑप्शन बी है भट्टलोलट, ऑप्शन सी है भट्टनायक, ऑप्शन डी है अभिनवगुप्त। तो जो सबसे पहले नाम आता है भाई वो किसका आता है? तो भट्टलोलट का आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भट्टलोलट। आगे है, भारतीय रस सिद्धांत की तुलना में डॉक्टर रिचर्ड्स का प्रभाव प्रेरणा सिद्धांत अधिक स्पष्ट, व्यवहारिक एवं मनोविज्ञान सम्मत है। यह कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा। तो जो राइट आंसर होगा भाई वो ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, चिरजीवो चोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये विरस भानुजा वे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो भाई ऑप्शन ए है अभिदा, बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी है प्रयोजनवती। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? जो है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे है, दुल्हिन गांव मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। उपयुक्त पंक्तियों में दुल्हिन और भरतार शब्द किसके हैं? पहले तो ये पंक्तियां पता होनी चाहिए हमें भाई किसकी हैं। तो कबीर जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, कबीर। और जो दुल्हिन और भरतार शब्द का हमसे जो है अर्थ पूछा है
तो किसका हो जाएंगी ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है आत्मा और परमात्मा, ऑप्शन बी है परमात्मा और आत्मा, ऑप्शन सी है अनाहत नाथ और आनंद, ऑप्शन डी है मधुरता और हृदय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दुल्हन क्या हो जाएगी आत्मा, और जो परतार है वो क्या हो जाएंगे भाई परमात्मा। अगला क्वेश्चन है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है नंदुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है कोलरिज। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूपवाद से संबंधित नहीं है। रूपवाद से संबंधित कौन नहीं है तो भाई ये बताना है। ऑप्शन ए है रेमंड विलियम्स, ऑप्शन बी है तानिनोव, ऑप्शन सी है विस्टर स्केलोवस्की, ऑप्शन डी है बोरिस तोयशेजवस्की। ठीक है, तो हमें बताना है भाई कौन सा जो है रूपवाद से संबंधित नहीं है। तो रेमंड विलियम्स, ऑप्शन ए, रेमंड विलियम्स जो है रूपवाद से संबंधित नहीं है। आगे है प्लेटो ने काव्य के कौन से भेद स्वीकार किए हैं। ऑप्शन ए अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांतमक नाटक, ऑप्शन बी वर्णात्मक डिथिरैम, ऑप्शन सी है मिश्र महाकाव्य। तो हमें बताने हैं कौन कौन से विकल्प हैं भाई। तो जो ऑप्शन केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक दो तीन तीनों। तो जो राइट आंसर होगा वो भाई ऑप्शन डी होगा, केवल एक दो और तीन जो है तीनों तीनों भेद स्वीकार किए हैं प्लेटो ने काव्य की। आगे है मेरे विद्यापीठ के दो भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा है मस्तिष्क, अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क है। यह कथन किस पाश्चात्य दार्शनिक का है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है हेरमियास, ऑप्शन सी है होमर, ऑप्शन डी है सुकरात। तो बताना है हमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई प्लेटो, प्लेटो का ये कथन है। निर्वैयक्तिकता के संदर्भ में टी.एस. इलियट किसके विचारों से प्रभावित थे। एक मिनट रुकिए भाई, मैं इसको चार्ज लगा देता हूं एक बार। देखिए भाई अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन, अगला है निर्वैयक्तिकता के संबंध में टी.एस. इलियट किसके विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर कोडवेल, ऑप्शन बी है एजरा पाउंड, ऑप्शन सी है टिलियड, ऑप्शन डी है क्रिकेगार। तो जो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर होगा एजरा पाउंड। अगला क्वेश्चन है लल्लूलाल जी कृत प्रेम सागर किस रूप में लिखित है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी है खड़ी बोली पद्य में, ऑप्शन सी है खड़ी बोली गद्य में, और ऑप्शन डी है अवधि मिश्रित गद्य में। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई सी, खड़ी बोली गद्य में। हिंदी साहित्य का अगला क्वेश्चन है आधा इतिहास किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए क्षमा शर्मा, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, ऑप्शन डी सुमन राजे। तो जो ऑप्शन डी है सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है तो भाई सुमन राजे की। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किन गद्यकारों को अंग्रेजी का साहित्य के एडिशन और स्टील माने हैं। अब की बार भी जो जेआरएफ का पेपर हुआ था भाई उसमें भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी है सरदार पूर्ण सिंह और बालमुकुंद गुप्त।
तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी साहित्य का स्टील माना है। अगला है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, इसका उल्लेख कालचक्र नाम की पुस्तक में कब किया गया? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1885। तो जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा 1873 में जो है हिंदी नई चाल में ढली, इसका उल्लेख कालचक्र नाम की पुस्तक में किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है? तो जो इसका आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन सी कोडवेल। फ्राइड, यूंग और एडलर तो जो है मनोविश्लेषणवाद के जो ठीक है जो है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे। फ्राइड, यूंग और एडलर, कोडवेल जो है इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसकी रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कमल भारती, ऑप्शन बी तुलसीराम, ऑप्शन सी मोहनदास नेमिशराय, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है भाई। अगला है भारत माता धरती माता किस विचार के सांस्कृतिक लेखों का संग्रह है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जो राइट आंसर होगा भाई वो डॉक्टर राम मनोहर, थोड़ा सा यार इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भीमराव अंबेडकर में से है भारत माता धरती माता। ऑप्शन ए लगभग आप करिए इसको, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है वह भारत माता धरती माता। थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन पे, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूक नायक पत्रिका से है? ठीक है भाई, मूक नायक जो पत्रिका है उससे, तो उससे संबंध किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो जो राइट आंसर है भाई ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध अस्तित्ववाद से है? ऑप्शन है रॉबर्ट पेन वारेन, ऑप्शन बी किरकेगार, ऑप्शन सी है क्लिंट ब्रूक्स, ऑप्शन डी है एलन टेट। तो जो अस्तित्ववाद से संबंधित किसका है? तो भाई ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किरकेगार का संबंध किससे है? तो अस्तित्ववाद से। अगला है किस लेखक ने, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, किस लेखक ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य की छद्म नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो भाई इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है निम्नलिखित में से कामायनी के क्रमागत सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? कामायनी में जो 15 सर्ग हैं भाई उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लगभग नेट के पेपर में हमसे कर्मों को क्रम वाइज लगाना पूछा जाता है। ऑप्शन ए है कर्म काम वासना लज्जा, ऑप्शन बी है काम वासना लज्जा कर्म, ऑप्शन सी है वासना लज्जा काम कर्म, ऑप्शन डी है लज्जा वासना कर्म और काम। तो जो इसका राइट आंसर हमें बताना होगा कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन बी काम वासना लज्जा और कर्म। ठीक है। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का यह गीत इनमें से किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए है दीप शिखा में, ऑप्शन बी है नीरजा में, ऑप्शन सी है रश्मि में, ऑप्शन डी है संध्या गीत में। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई संध्या गीत, जो 1936 में प्रकाशित होता है। ठीक है, 1936 में। अगला है
भवानी प्रसाद मिश्र कृत निम्नलिखित पंक्तियों को कविता में लिखे के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है भाई, कविताओं की जो पंक्तियां हैं उनको आपको 5 पंक्तियां जो इंपॉर्टेंट है उनको दे देंगे और क्रम वाइज लगाने हमें पूछ लेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई, देखिए, जी यह मसान में भूख जगाता है, यह गीत पिए को पास बुलाता है। अगला है, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा भाई, यह गीत पिए को पास बुलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2। ये एक 2 ऑप्शन तो ये हो गए भाई, ये तो एलिमिनेट हो गए बिल्कुल ही। ठीक है, तो आगे है, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ऑप्शन जो सी इसका सही आंसर होगा भाई। आगे है, जी यह मसान में भूख जगाता है, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति की रचना मुसद्दसे हाली की प्रतिक्रिया में हुई है। ऑप्शन ए है भारत भारती, ऑप्शन बी है शासन की बंदूक, ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी है जागो फिर एक बार। राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती, ऑप्शन ए। अगला है, एक 135। उर्वशी काव्य कृति के तृतीय अंक के प्रारंभ में इनमें से किस पर्वत का उल्लेख किया हुआ है भाई। रामगिरी, ऑप्शन बी है गंधमादन, ऑप्शन सी है आम्रकूट और ऑप्शन डी है मैनाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंधमादन जो पर्वत है इसका जिक्र जो उर्वशी की तृतीय अंक है उसमें प्रारंभ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनसे क्रमानुसार लगाने हैं भाई। ऑप्शन ए है हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, बावरा एरी, आंगन के पार द्वार। तो ये इनकी 4 जो रचनाएं हैं उनको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले क्या आएगा इनमें, हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद बावरा एरी, फिर इंद्रधनुष रोंदे हुए और आखिर में आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, जिन्हें घर कंताते सुखी, तिन्ह गोरी तिन्ह गर्व, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। यह दुआ जायसी कृत पद्मावत के नागपति वियोग खंड के किस मास से लिया गया है। तो भाई कौन सा है, सबसे पहले तो जो आषाढ़ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, आषाढ़ मास से। अगला है, रेवा तट चंद्रप्रदाय कृत पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है, समय है। ऑप्शन ए है 27वां, ऑप्शन बी है 24वां, ऑप्शन सी है 26वां, ऑप्शन डी है 28वां। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27वां जो है समय पृथ्वीराज रासो का वो है लिया गया है। चंद्रप्रदाय जो उसके रचनाकार हैं, राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है महाकाव्य माना था इसको, और प्रथम महाकवि जो है चंद्रप्रदाय को माना था। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन ए है वसंत तिलका, ऑप्शन बी है द्रुत विलंबित, ऑप्शन सी है वंशस्थ, ऑप्शन डी है उपेंद्र वज्रा। तो जो इसमें ऑप्शन बी हमारा होगा भाई राइट आंसर, द्रुत विलंबित छंद है उसका जिक्र किया गया है। अगला है, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हवई, कायर त्यागत प्राण है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है भिखारीदास, ऑप्शन डी है गणानंद। तो जो राइट आंसर होगा भाई वो गणानंद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कथानक के केंद्र में किस शहर का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर होगा भाई मेरठ, मेरठ का जिक्र किया गया है। अगला है,
मेहरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। गोदान उपन्यास में यह कथन कौन किससे कहता है? ठीक है, गोदान उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो गोदान उपन्यास जो है उसको तो आप अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि उसकी कोटेशन तो लगभग जो है कथन हर पेपर में जो हिंदी के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम उसमें पूछे जाते हैं भाई। ऑप्शन ए है होरी धनिया से, ऑप्शन बी है धनिया होरी से, ऑप्शन सी है धनिया दाता दिन से, ऑप्शन डी है धनिया गोबर से। तो जो इसका राइट आंसर होगा भाई धनिया होरी से ये कथन संवाद है। ठीक है, अगला है ने दो आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल उपन्यास में उल्लिखित इस कथन के रिक्त स्थान की सार्थक पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन ए है बालदेव, ऑप्शन बी है कालीचरण, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ऑप्शन डी है बावन। तो ये किसका कथन है भाई? बावन दास का, ऑप्शन डी बावन दास। अगला है इसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई, भूमिका से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, क्रूरता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल नहीं पाया। आत्म वक्तव्य की ये पंक्तियां किस उपन्यास के उपन्यासकार की हैं? ऑप्शन ए है धरती धरना अपना, ऑप्शन बी है मैलाचल, ऑप्शन सी है मानस कांस, ऑप्शन डी है राग दरबारी। तो जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा मैलाचल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उस स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्णता हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बाण भट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है भाई? ऑप्शन ए है बाबा, ऑप्शन बी है आनंद भैरव, ऑप्शन सी है महामाया, ऑप्शन डी है वृत्तकृज। तो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर महामाया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है निसंदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का सुख देखकर नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। परीक्षा गुरु उपन्यास में इस कथन के वक्ता कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास हमारा कब प्रकाशित होता है? तो भाई 1882। ठीक है, 1882। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है लाला मदन मोहन, ऑप्शन सी है लाला ब्रज किशोर, ऑप्शन डी है मास्टर शंभू दयाल। तो जो ये इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी लाला मदन मोहन। ठीक है, लाला मदन मोहन। अगला है हर बड़े राजनीतिक की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिकों का मजाक उड़ाते थे। यह कथन राग दरबारी में किसके लिए लिखा गया है? ऑप्शन ए है वैद्य जी, ऑप्शन बी है शनिचर, ऑप्शन सी है रूपन बाबू, ऑप्शन डी है खन्ना मास्टर। तो जो इसका राइट आंसर होगा 147 का भाई क्या होगा हमारा? वैद्य जी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका बंटी उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई है? ऑप्शन ए जन्मपत्री बंटी की, ऑप्शन बी है बाकुरा की एक सांझ, ऑप्शन सी है माँ और नए पिता के बीच की एक बालक, ऑप्शन डी है 3 नगाहों की एक तस्वीर। तो जो राइट आंसर होगा भाई इसका 148 का ए जन्मपत्री के नाम से ये जो इसकी भूमिका लिखी गई है। अगला है कृष्णा सोबती के उपन्यास जिनके नामा पर कौन सी फिल्म बनी है? ऑप्शन ए है खामोश पानी, ऑप्शन बी है गदर एक प्रेम कहानी, ऑप्शन सी है वीर जारा, ऑप्शन डी है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो राइट आंसर है भाई ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शेखर एक जीवनी, मैलाचल, जिनके नाम और धरती धन्य है अपना। तो उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए भाई। शेखर एक जीवनी का प्रकाशित होता तो 1940 में। ठीक है भाई, मैलाचल 1954 में, 1954 में। जिनके नाम और धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना का प्रकाशित होता है भाई 1972 में। और जो जिंदगी नामा है भाई वो कब होता है? तो 1979 में। ठीक है, तो अब इनको क्रम वाइज हम लगा के देख लेते हैं। तो जो सही होगा इसका ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा शेखर एक जीवनी, फिर आएगा मैलाचल, उसके बाद है धरती धन्ना अपना और फिर जिंदगी नामा। तो ये आज के भाई हमारे जो एमपी सेट के एग्जाम थे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे। एक दो क्वेश्चन में डाउट है वो मैं पता चलते ही आपको जो है चेक करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपको।